जय हिंद दोस्तों, यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग स्टार्ट करने वाला है आज से कक्षा 10वीं का सब्जेक्ट भौतिकी एक्सरसाइज 1 प्रकाश का परिवर्तन। ठीक है ना। हम लोग पार्ट बाई पार्ट करके एकदम शुरू से लेके अंत तक मान कि प्रकाश का परिवर्तन पूरा समाप्त कर देंगे। ठीक है ना। एक पार्ट में नहीं हो पाएगा। आप ये पार्ट 1 है, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये पार्ट 1 है। ठीक है ना। पार्ट 1 ऐसे करके पार्ट 2 पार्ट 3 जितना हो सके हम सोचेंगे कि कम से कम वीडियो में समाप्त कर सके। ठीक है ना। आप पूरा वीडियो को एकदम बारीकी से देखिएगा, प्रकाश का परिवर्तन। ठीक है ना। आपको उम्मीद करते हैं कि पूरा बढ़िया से समझ आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप हमें देख पा रहे यूनिक क्लासेस पे, उसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को एक दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि आगे आने वाले 10वीं के एग्ज़ाम में इनको कुछ ऊंचा स्तर पे लेके जाए और जो रिजल्ट है उसमें बेहतर परिणाम आवे। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रकाश का परिवर्तन पहला चैप्टर है। इनसे भी सवाल आया करते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम और अन्य एग्जाम में भी आया करते हैं प्रतिबिंब से रिलेटेड, जो कि यहाँ से ही स्टार्ट होता है। अगर आप प्रकाश का परिवर्तन को अच्छी तरह समझ पाइएगा तो प्रकाश के परिवर्तन में समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। सबसे पहला बात है, आप चैप्टर का नाम है प्रकाश का परिवर्तन। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परिवर्तन। तो इनमें सबसे पहले आपको जानना होगा प्रकाश के बारे में। किसके बारे में? प्रकाश के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रकाश के बारे में। ये रहा प्रकाश, तो इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। ठीक है ना। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, और प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है। हमें किसी वस्तु को देखना है तो हमें प्रकाश का होना बहुत ज़रूरी है। अंधकार में कोई वस्तु दिखाई नहीं देता, और प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है। ठीक है ना। जिसके प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है जिसके उपयोग हम लोग बहुत अपने दैनिक जीवन में किया भी करते हैं। ठीक है ना। जैसे में मान के चलिएगा तो इसके बारे में लिखेंगे कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। यानी किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश को होना अति आवश्यक है। दूसरी बात आप ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। ठीक है ना। अब देखिए, ये तो आप प्रकाश के देख लिए। अब चलिए हम पढ़ेंगे किसके बारे में? परिवर्तन के बारे में। तो यहाँ से लिखेंगे परावर्तन। क्या लिखेंगे? परावर्तन। तो देखिए परावर्तन के बारे में क्या है। परावर्तन का मतलब होता है टकरा कर वापस लौट जाना। परावर्तन का मतलब क्या होता है? टकरा कर वापस लौट जाना। जैसे में आप कोई गेंद लीजिए और उसको दीवार पे फेंकिए, वो टकरा के आप ही के तरफ का होगा आ जाएगा, या आप जिस दिशा से फेंके उत्तर दिशा से फेंकें टकरा कर भी उत्तर दिशा से ही आएगा। यानी कि टकरा कर वापस लौट जाना, इसी को क्या कहते हैं? परिवर्तन। तो टकरा कर वापस लौटने की क्रिया को परावर्तन कहते हैं। हाँ देखिए, टकरा कर वापस लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं। लेकिन हमें देखना क्या था? प्रकाश का परिवर्तन। तो प्रकाश के बारे में जान लिए कि प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, या प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरा बात परिवर्तन, टकरा कर वापस लौटना क्या कहलाता? परिवर्तन। लेकिन अब दोनों को जोड़ लेंगे, प्रकाश का परिवर्तन। तब प्रकाश को टकरा कर वापस लौटना, प्रकाश का परिवर्तन। गेंद को टकरा कर वापस लौटना, गेंद का परिवर्तन। तो यहाँ से अब क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परिवर्तन। ठीक है ना। किसके बारे में जानेंगे? प्रकाश का
परावर्तन। तो जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटेगा तो टकराकर वापस लौटने की क्रिया को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यह हो गया प्रकाश के बारे में, यह परावर्तन के बारे में, यह हो गया प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रकाश का परावर्तन कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रकाश का स्रोत। किसके बारे में? प्रकाश का स्रोत। तो यहां से लिखेंगे प्रकाश का स्रोत। तो प्रकाश का स्रोत का मतलब है प्रकाश जहां से निकलता है उसी को क्या कहेंगे? प्रकाश का स्रोत। जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है तो सूर्य का हो जाएगा प्रकाश का स्रोत। टॉर्च या बल्ब से प्रकाश निकलता था, बल्ब या टॉर्च का हो गया प्रकाश का स्रोत। ठीक है ना। तो जिस स्रोत से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है ना। जिस स्रोत से या जहां से हमें जिस स्रोत से हमें प्रकाश प्राप्त होता है, जिस स्रोत से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए प्रकाश का स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। ठीक है ना। तो यहाँ से तो बता दिए कि जिसे प्रकाश प्राप्त होता है प्रकाश स्रोत। अब इनमें से प्रकाश का जो स्रोत है वो दो प्रकार के। प्रकाश का स्रोत जो होता है वो कितने प्रकार के होता है? दो प्रकार के। एक हो गया प्राकृतिक और एक हो गया मानव निर्मित, जिसे कृत्रिम भी कहते हैं। एक का हो गया मानव निर्मित, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं दूसरी बोलचाल की भाषा में? कृत्रिम भी बोलते हैं, यानी कि कृत्रिम प्रकाश का स्रोत। ठीक है ना। आप देखिएगा प्राकृतिक में हो जाएगा सूर्य, प्राकृतिक में क्या हो जाएगा? सूर्य, तारे, सूर्य और तारे। ठीक है ना। लेकिन चंद्रमा इसमें नहीं होगा, चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है। सूर्य और तारे और भी कुछ हो सकता है। मानव निर्मित में देखेंगे तो मानव निर्मित में है बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती। ये सब किसके उदाहरण हो जाएंगे? मानव निर्मित के। तो आप यहाँ से देख पाए प्रकाश का स्रोत, जिस स्रोत से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। और प्रकाश का स्रोत कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला हो गया प्राकृतिक और दूसरा हो गया मानव निर्मित। तो प्राकृतिक में सूर्य, तारे, चंद्रमा इसमें नहीं है। ठीक है ना। मानव निर्मित में जो मानव ने बनाया उसको मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत कहते हैं। उसमें बल्ब है, लालटेन है, मोमबत्ती और भी कुछ हो सकता है। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सुनिएगा प्रकाश स्रोत जितनी भी है वो विभिन्न प्रकार की ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। जितने भी प्रकाश स्रोत है, जैसे मैं मान के चलिएगा बल्ब है तो बल्ब को आप विद्युत ऊर्जा देते हैं और प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। उसी प्रकार से मोमबत्ती को आप रासायनिक ऊर्जा देते हैं और प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तब विभिन्न प्रकार के प्रकाश स्रोत विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है ना। विभिन्न प्रकार के
प्रकाश स्रोत भिन्न भिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब इसके बारे में जैसे में देख लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे में आप मान लीजिए कोई बल्ब लीजिए, बल्ब है, तब बल्ब जो है वो कौन सा ऊर्जा को कौन से में बदलेगा, तब बल्ब को आप देते हैं क्या, बिजली देते हैं, यानी कि विद्युत ऊर्जा को किस में बदलेगा, विद्युत ऊर्जा को बदलेगा, ये ट्रांसफ़र करेगा किस में, तो प्रकाश ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा या जो बल्ब थोड़ा सा गर्मी उत्पन्न करता है यानी तापमान बढ़ा देता है, उस वो किस में बदल देता है, ऊष्मा में भी बदल देता है। लेकिन हमें ऊष्मा पे ध्यान नहीं, या प्रकाश पड़े तो प्रकाश पे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, मान के चलिएगा मोमबत्ती है, तो आप मोम को जलाते हैं ना, तो मोम हो गया का रासायनिक ऊर्जा। तो मोमबत्ती जो है प्रकाश का स्रोत है, लेकिन ये रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। आगे मान के चलिएगा लालटेन है, लालटेन, तो लालटेन भी आप उसमें क्या डालते हैं, तेल डालते हैं, तो तेल हो गया रासायनिक ऊर्जा, और उसको किस में बदल देता है, ये प्रकाश ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा में उसको क्या करता है, बदल देता है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है आपको पढ़ना है, जो भी पदार्थ है वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्रदीप्त होता है, एक अप्रदीप्त। कहने का मतलब है जो प्रकाश निकाले यानी उत्सर्जित करे उसको क्या कहते हैं, प्रदीप्त, और जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता उसे हम क्या कहते हैं, अप्रदीप्त। जैसे में सूर्य है तो प्रकाश उत्सर्जित करता है, ठीक है ना, और लकड़ी जो है वो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, ठीक है ना। तो लकड़ी हो जाएगा अप्रदीप्त में, और जो सूर्य है वो किस में हो जाएगा, प्रदीप्त में। तो आप यहाँ से देखेंगे तो जो पदार्थ होता है या वस्तुएं दो प्रकार के, वस्तुएं कितना प्रकार के, दो प्रकार के। एक हो जाएगा प्रदीप्त, और प्रदीप्त का दूसरा नाम है दीप्तिमान। प्रदीप्त का आप दीप्तिमान भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, ये दीप्तिमान। एक और हो जाता है का अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त। तो वस्तुएं कितने प्रकार के यहाँ देखेंगे, दो प्रकार के, एक प्रदीप्त और एक अप्रदीप्त। तो जो क्या करे, प्रकाश उत्सर्जित करे। जो प्रदीप्त वस्तुएं होते हैं वो प्रकाश उत्सर्जित करता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है, ठीक है ना। जैसे में आप मान के चलिएगा तो कौन कौन है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो मान के चलिएगा सूर्य है, तारे हैं, और बल्ब है। इस प्रकार से और भी हो सकता है कि यह सब किस में आ जाएगा, प्रदीप्त में, ठीक है ना। आप देखिए अप्रदीप्त में तो जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित ना करे, प्रकाश उत्सर्जित मतलब कि प्रकाश उसे ना निकले, ठीक है ना, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करे, वो किस में हो जाएगा, अप्रदीप्त में। किस में हो जाएगा, अप्रदीप्त में। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो मान के चलिएगा लकड़ी है, कहाँ, लकड़ी है, लोहा है, या कलम भी मान के चलिए आप, ठीक है ना। जब तक बल्ब न लगाएंगे जब तक ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा। तो आप वस्तुओं को यहाँ कितने प्रकार से देखें, दो प्रकार से, एक प्रदीप्त एक अप्रदीप्त। प्रदीप्त में प्रकाश उत्सर्जित करेगा, अप्रदीप्त में आ का मतलब नहीं, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा। इस प्रकार से एग्जाम्पल के तौर पर भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि सूर्य है प्रकाश उत्सर्जित करता है, प्रदीप्त, और लकड़ी है वो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, तो कहा हो जाएगा अप्रदीप्त, ठीक है ना। इस प्रकार से वस्तुएं हम दो टाइप में यहाँ पे देख पाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे सीखेंगे कि हमें किसी वस्तु को देखना है तो वस्तु को देखते कैसे है, और वस्तु को देखने के लिए आपको क्या क्या होना जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा किसी वस्तु को देखने के लिए किसी वस्तु को
देखने के लिए। तो किसी वस्तु को देखने के लिए आपको 3 चीज़ का होना बहुत ही ज़रूरी है। पहला आँख, दूसरा आप जिस वस्तु को देखना चाहते हैं वो, और तीसरा बात प्रकाश। आपको कितना चीज़ होना बहुत ही ज़रूरी है किसी वस्तु को देखने के लिए? 3 चीज़। आँख, जिस वस्तु को देखिएगा वस्तु, और तीसरा प्रकाश का होना, ठीक है ना। तो आप पहला बात आपको क्या चाहिए? आँख का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा वस्तु जिसे आप देखना चाहते हैं, जिसे आप देखना चाहते हैं, जिसे आप देखना चाहते हैं, हाँ। और तीसरा में प्रकाश का होना बहुत ही ज़रूरी है। काहे कि पहले ही पढ़ चुके हैं, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश बिना आप नहीं देख पाइए। अब यहाँ से हम आपको समझाने वाले हैं कि हम किसी वस्तु को देखते हैं कैसे, ठीक है ना। ये मिटा देते हैं थोड़ा। हाँ देखिए, मान के चलिएगा कि यहाँ पे आप हैं, ठीक है, और यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, इसको मान के चलिएगा, ठीक है। अब आप इसे देखना चाहते हैं, आप इसे देखना चाहते हैं। अब मान के चलिएगा कि कमरा अंधकार में, मतलब अंधेरा कमरा है, तो आप इसे नहीं देख पाइएगा, ठीक है। और जब कोई आप टॉर्च जलाइए और टॉर्च को देखना है वस्तु को, तो आप वस्तु पे फोकस कीजिएगा, टॉर्च को, ना कि आँखों पे, ठीक है ना। आप किस पे फोकस कीजिएगा? वस्तु पे। तो यहाँ से मान के चलिएगा कि ये टॉर्च है। अब यहाँ से क्या निकला? प्रकाश निकला। आप किस पे फोकस करना चाह रहे हैं? वस्तु पे। और वस्तु पे प्रकाश गया, और यही प्रकाश टकरा के अगर आपके आँखों तक पहुँच जाए तो आप वस्तु को देख लीजिएगा। अगर नहीं पहुँचे, इधर ही रह गया, तो आप नहीं देख पाइएगा। तो कहने का मतलब है कि किसी वस्तु को देखने के लिए आपको 3 चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। पहला आँख होना चाहिए, दूसरा आप जिसे देखना चाह रहे हैं वस्तु होना चाहिए, तीसरा प्रकाश का होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रकाश का होना बहुत ज़रूरी नहीं रहता तो रातों में भी वस्तु दिखाई देते साफ साफ, ठीक है ना। आवाज़ का होना ज़रूरी नहीं रहता तो आप आँख को पल के ढक के भी आप वस्तु को देख सकते थे। तो ये दोनों तो समझ पाए। आप किसी वस्तु को, आप जिसे देखना चाह रहे हैं वो भी तो होना चाहिए ना। आप है ही नहीं है तो किसको देखिएगा? तो कहने का मतलब है कि आप किसी वस्तु को तभी देखते हैं जब प्रकाश स्रोत से कोई प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु को आप देखना चाहते हैं उस पर क्या हो गया? टकराया, और टकरा कर वही प्रकाश की किरणें कहाँ? आपकी आंखों तक पहुंचा, तब आप किस वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ना है परिकीर्णन। परिकीर्णन, अब सुनिएगा परिकीर्णन के बारे में। मान के चलिएगा कि दिन में आप किसी ऐसे कमरे में बैठ जाइए जिसमें सीधा प्रकाश नहीं आता हो, सीधा यानी कि धूप नहीं आता हो। आप किसी ऐसे कमरे में दिन में बैठे रहिए जिसमें सीधा धूप नहीं आता हो, फिर भी उस कमरे में रखा हुआ वस्तु आपको दिखाई देता है। तो प्रकाश यानी धूप तो बाहर है, अब वस्तु को कहाँ देख पा रहे हैं? किसी कमरे में। तो इसका मतलब है जो प्रकाश बाहर था यानी धूप बाहर था, वही धूप टकरा टकरा के आपके कमरों तक पहुंच गया, ठीक है ना। तब आप किस वस्तु को देख पाते हैं। यानी कि मान के चलिएगा कि ये सूर्य है, अब यहाँ से प्रकाश निकला। अब ये वायुमंडल है, वायुमंडल में क्या होता है? ढेर सारा धूल कण है और भी बहुत सारा कण है, ठीक है ना। अब यहाँ से प्रकाश निकला। आप कहीं ऐसे कमरे में बैठे हुए थे जिसमें प्रकाश डायरेक्ट आता ही नहीं, मतलब कि चारों दीवार बंद है, ऐसे करके आप कहीं पे मान के चलिएगा कि बैठे हुए थे, ठीक है ना। कोई भी कमरा मान के चलिएगा आप इधर बैठे हुए थे या जो भी, हाँ, अब फिर भी आप यहाँ रखे वस्तु को देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ से जब प्रकाश निकला तो ये जो वायुमंडल के कण उस पर पड़ा, अब पड़ के क्या हो गया? ये जो वायुमंडल के कण है वो कुछ प्रकाश के कुछ भाग को, यानी जितनी उसको चाहिए उसको क्या करता है? अवशोषित कर लेता, बाकी जो बचता उसको क्या करता है? चारों तरफ छितरा देता है। उसी प्रकार से इस कण पे पड़ा, ये भी कुछ भाग को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है, फिर क्या करता है? चारों तरफ से छितरा देता है, अपने चारों तरफ छितरा देता है। वही प्रक्रिया जारी रहता और फिर आप जिस कमरे में बैठे हो वहाँ सीधा प्रकाश ना पड़ के भी खिड़की के माध्यम से या दरवाज़ा के माध्यम से प्रवेश कर जाता है। तो ये कौन से क्रिया से प्रवेश कर जाता है? प्रकाश के परिकीर्णन से। जैसे मैं
आप अंदर रहिए, छत पे धूप आता है, आप कमरा में तो धूप नहीं आता है, अगर लॉक करके रखिएगा फिर भी कमरा में रखे वस्तु को आप देख लेते हैं। इसका मतलब है कि धूल कण जो आपको मदद किया प्रकाश के परिकिरणन के माध्यम से, वो जो धूप बाहर था वो धूप तो नहीं लेके आएगा लेकिन प्रकाश को लेके आ जाता है। हालांकि बाहर में प्रकाश ज़्यादा रहेगा और टकरा का है तो इसकी मात्रा घटते जाता है, काहे कि जो कण है धूल कण वो अवशोषित कर लेता है, उसके बाद ही ना कुछ देता है, तो घटते जाएगा लेकिन आ तो जाता है। नहीं, अगर प्रकाश का परिकिरणन नहीं होता तो हम ऐसे वस्तुओं को नहीं देख पाते जहां सीधे प्रकाश ना पड़ता हो। चलिए तो अब क्या करेंगे, प्रकाश का परिकिरणन का परिभाषा देख लेते हैं। तो प्रकाश का परिकिरणन है किसी प्रकाश स्रोत से निकली प्रकाश की किरणें, किसी प्रकाश स्रोत से निकली प्रकाश की किरणें वायुमंडल के मतलब हमारे चारों तरफ जो हवा है उसको वायुमंडल कहते हैं, कि वायुमंडल के सूक्ष्म कण पर पड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ मात्रा को अवशोषित कर, मतलब अपने ओर खींच लेता है, कुछ मात्रा को अवशोषित कर शेष बची प्रकाश की मात्रा को अपने चारों ओर फैला देता है। इस फैलाने की प्रक्रिया को प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। देखिए पूरा पढ़ के सुना देते हैं। किसी प्रकाश स्रोत से निकली प्रकाश की किरणें, मतलब कि टॉर्च से निकला या सूर्य से निकला, कहीं से भी निकला, ठीक है ना, निकला प्रकाश की किरणें वायुमंडल के सूक्ष्म कण, हमारे चारों तरफ ये कहा वायुमंडल है, इसमें सूक्ष्म कण छोटा छोटा बहुत सारा, ठीक है ना, पढ़ते हैं। ये सूक्ष्म कण अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ मात्रा को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। उसके बाद जो मात्रा बचता है उसको चारों तरफ क्या करता है, फैला देता है। तब प्रकाश की कुछ मात्रा को अवशोषित कर शेष जो बची हुई प्रकाश की मात्रा है अपने चारों ओर क्या करता है, फैला देता है। इस फैलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परिकिरणन कहते हैं। प्रकाश को चारों तरफ फैलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परिकिरणन। अब प्रकाश के परिकिरणन का होना जरूरी है, नहीं तो हम वैसे वस्तुओं को नहीं देख पाते जहां सीधे प्रकाश नहीं आती हो, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं प्रकाश की किरणें, ठीक है ना। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रकाश की किरणें। प्रकाश की किरणें, तो सुनिएगा प्रकाश की किरणें किसको कहते हैं। जैसे मान के चलिएगा अभी आप एक टॉर्च जलाइए, ऐसे मान के चलिए। अब टॉर्च से तो ढेर सारा प्रकाश निकलता है, तो इसमें से किसी एक भाग को मान लीजिएगा, एक भाग को, तो उसी को क्या कहते हैं, किरण। क्या कहते हैं, किरण, ठीक है ना। तो ये कह सकते हैं कि सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। एक सीधी रेखा में या सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण कहते हैं। एक सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश को किरण कहते हैं।
अगर प्रकाश सीधी रेखा में चल रहा है तो उसको क्या कहते हैं? किरण। लेकिन प्रकाश हमेशा कैसे चलता है? सीधी रेखा में, ना कि यहाँ से गया और इधर मुड़ जाएगा। ऐसा प्रकाश की गति नहीं होती है। प्रकाश हमेशा कैसे चलता है? सीधी रेखा में चलता है। या तो आप इधर भी डाल सकते हैं, लेकिन कैसे चलेगा? सीधी, यहाँ से गया और ऐसे मुड़ेगा नहीं, ठीक है ना। तो एक सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पे तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं, चित्र के हिसाब से, ऐसे आगे भी ऐसे। आप चलिए, प्रकाश की किरणें हो गया, ठीक है ना। आप पढ़ेंगे किरण पुंज। क्या पढ़ेंगे? किरण पुंज, किरण पुंज। तब अगर सिंगल आप देख रहे हैं तो ये हो गया किरण। लेकिन यहीं पे आप ढेर सारा देखिए, ढेर सारा क्या देखिए? ढेर सारा, 1 2 3 ऐसे करके बहुत सारा। तो ये हो गया किरण, सिंगल सिंगल है। तो अब ढेर सारा हो गया तो ये हो गया किरणों का समूह। क्या हो गया? किरणों का समूह। जैसे में मान के चलिएगा कि एक है तो आदमी है, तो एक आदमी बोलिए, 2 है 2। अगर ढेर सारा हो जाए तो हो जाएगा आदमियों का समूह। उसी प्रकार से एक है तो किरण, 2 है किरण किरण किरण, ठीक है। और ढेर सारा हो गया तो किरणों का समूह। तो किरणों का समूह को ही कहते हैं का किरण पुंज कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से लिखेंगे किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे में आप यहाँ से किरण पुंज को आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। ये उदाहरण हो गया किरण पुंज को, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं किरण पुंज का प्रकार। क्या देखने वाले हैं? किरण पुंज का प्रकार। तो यहाँ से लिखेंगे किरण पुंज का प्रकार, ठीक है ना। किरण पुंज का प्रकार। तो किरण पुंज का जो प्रकार होता है वो 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज का प्रकार कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। सबसे पहले पढ़ेंगे अपसारी किरण पुंज। क्या पढ़ेंगे? अपसारी, अपसारी किरण पुंज। फिर पढ़ेंगे समानांतर किरण पुंज। उसके बाद पढ़ेंगे अभिसारी किरण पुंज, ठीक है ना। यहाँ किरण पुंज लगा लेंगे। समानांतर किरण पुंज, ठीक है। अब देखिए अपसारी किरण पुंज के बारे में देखेंगे। तो इसमें क्या होता है? जो प्रकाश है वो एक बिंदु स्रोत से निकलता है और फैलते चली जाती है। प्रकाश जो है वो एक बिंदु स्रोत से निकलती है और फैलती चली जाती है। तो इसी को क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। इसको क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। देखिए अब समानांतर किरण पुंज है। अब समानांतर किरण पुंज है तो समानांतर किरण पुंज में जो प्रकाश होती है वो एक दूसरे के क्या होती है? समानांतर होती है। समानांतर किरण पुंज में जो प्रकाश होती है वो एक दूसरे के क्या होती है? समानांतर होती है, ठीक है। अब आ जाइए अभिसारी किरण पुंज। इसमें क्या होता है? प्रकाश, सभी प्रकाश एक बिंदु पर आकर मिल जाती है। सभी प्रकाश क्या होती है? एक बिंदु पर आकर मिल जाती है। इसी को क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए अपसारी अभिसारी इन दोनों में गलतियां हो गई, ठीक है ना। तो अपसारी में फैलती चली जाती है, अभिसारी में एक बिंदु पर आकर एकत्रित हो जाती है, ठीक है ना। अभिसारी एकत्रित हो गया, अपसारी फैलती चली गई। और समानांतर किरण पुंज जो एक दूसरे के क्या होती है? समानांतर रहती है, ठीक है ना। चलिए तो इसके बारे में लिखेंगे वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु से फैलती चली जाती है, फैलती चली जाती है, उसे क्या कहते हैं हम? अपसारी किरण पुंज। इसके बारे में क्या लिखेंगे? वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु पर आकर मिलती है, एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे क्या बोलेंगे हम? अपसारी किरण पुंज।
असमानांतर किरण पुंज में वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है। प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है। समानांतर का मतलब इन दोनों में समान अंतर होना चाहिए, इन दोनों में भी समान अंतर होना चाहिए, इसी को क्या कहते हैं, समानांतर। तो फिर से एक बार देखते हैं, अभिसारी में क्या होता है, एक बिंदु से प्रकाश की किरणें फैलती चली जाती है। समानांतर में क्या है, जो प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या होती है, समानांतर होती है, तो हो गया समानांतर। अभिसारी में क्या होती है, सभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से आप किरण पुंज को समझ पाए होंगे। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ से देखिए, ध्यान रखिएगा, कोई ऐसे नहीं याद कर लेंगे कि इधर जो है ना, इधर ये दाएं साइड का फैला हुआ रहेगा तो अपसारी, ऐसा नहीं हो सकता। ये भी होगा, यहाँ चित्र बना देते हैं ऐसे, तो ये नहीं कहिएगा कि अभिसारी हो जाएगा, नहीं, वो तीर पे निर्भर करता है कि ये प्रकाश निकल रहा है या आ रहा है। तो ये जो है, ये भी कौन सा किरण पुंज हो गया, अपसारी, क्या कि ये भी फैलती चली जा रही है। एरो के निशान से पकड़ पाइएगा, फैलती चली जा रही है या एक बिंदु पर आ रही है। जैसे में इसमें भी आप ऐसा कर सकते हैं। अब एरो निर्भर करेगा कि अपसारी है कि अभिसारी है। जैसे में ई तीर का निशान से क्या समझ में आ रहा है कि एक बिंदु पर आकर मिल रही है, इसमें तो ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, पारदर्शी, अपारदर्शी, अप्रभासी। ठीक है ना, आप पदार्थ 3 प्रकार के पढ़ेंगे। उधर पढ़े थे आप प्रदीप्त, अप्रदीप्त, अभी पढ़ेंगे का पारभासी, पारदर्शी, अपारदर्शी। ठीक है ना, तो चलिए अब पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। ये हो गया पदार्थ। अब ये कितने टाइप का पढ़ेंगे, 3 टाइप का। तो 3 टाइप में पढ़ेंगे। सबसे पहले पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी। दूसरा में पढ़ेंगे पारभासी, पारभासी। तीसरा में पढ़ेंगे अपारदर्शी, अपारदर्शी। तीसरा में क्या पढ़ेंगे, अपारदर्शी। ठीक है ना, तो देखिए पारदर्शी का मतलब होता है, पार का मतलब जिस वस्तु से प्रकाश पार हो जाए, जिस वस्तु से प्रकाश पार हो जाए, पारदर्शी। अपारदर्शी इसका उल्टा, अपारदर्शी का मतलब पार नहीं हुए तो क्या हो जाएगा, अपारदर्शी। अपारभासी का मतलब होता है कि बहुत कम मात्रा में प्रकाश पार हो जाए, उसे क्या कहते हैं, पारभासी। उसे क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं। तो चलिए इनमें लिखेंगे कि वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से हाँ, जिनसे प्रकाश आसानी से पार हो जाए, जिनसे प्रकाश आसानी से पार हो जाए, उसे कहते हैं पारदर्शी। क्या कहते हैं, पारदर्शी, पारदर्शी कहते हैं। ठीक है ना, जैसे में मान के चलिएगा, वायु मतलब कि हवा से आसानी से पार हो जाता है। जल है, जल पानी से भी पार हो जाता है। कांच है, कांच मतलब कि जिसे आप शीशा कहते हैं, कांच। ठीक है ना, और कुछ भी हो सकता है, प्लास्टिक भी है, प्लास्टिक, पारदर्शी प्लास्टिक से भी पार हो जाता है, और भी हो सकता है। चलिए अब देख लेते हैं अपारदर्शी को। तो पारदर्शी का ठीक उल्टा अपारदर्शी है। ठीक है ना, तो इसमें लिखेंगे जिनसे प्रकाश थोड़ा भी, मतलब कि थोड़ा सा भी मात्रा पार न हो सके, जिनसे प्रकाश थोड़ा सा भी पार ना हो सके, उसे अपारदर्शी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। इसमें देखिएगा
प्रकाश पार हो गया पूर्ण रूप से, इनमें प्रकाश थोड़ा सा भी पार नहीं हुआ, उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी। जैसे में मान लीजिएगा लोहा का मोटा टुकड़ा या लकड़ी है, क्या है? लकड़ी है, ठीक है ना, ईंट है, पत्थर है, इनसे जो प्रकाश है वो पार नहीं होता है, तो ये हो गया अपारदर्शी। अब देखिए पारभासी में, तब पारभासी में अब देखिए देखने वाले हैं प्रभासी, ठीक है ना। तब प्रभासी में क्या होता है? प्रकाश को तो पार होने देता है लेकिन बहुत कम मात्रा में, प्रकाश तो पार होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में। जैसे में कोई कांच लीजिए और उसको घिस दीजिए और प्रकाश डालिएगा तो बहुत कम मात्रा में पार होगा, या तेल लगा हुआ कागज से प्रकाश पार करिएगा तो बहुत कम मात्रा में पार होगा, या फिर जो रबर होता है गुब्बारा वाला रबर, उससे भी प्रकाश पार करिएगा तो बहुत कम मात्रा में पार होता है। तो पारदर्शी में तो पूरा पार हो गया, अपारदर्शी में थोड़ा सा भी पार नहीं हुआ, अप्रभासी में क्या होगा? बहुत कम मात्रा में प्रकाश पार होगा। तो क्या लिखेंगे? जिनसे प्रकाश बहुत कम मात्रा में पार हो सके, कम मात्रा में पार हो सके, उसे क्या कह देंगे? पारभासी पदार्थ। उसे क्या बोलेंगे? पारभासी कहते हैं या पारभासी पदार्थ कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर मतलब कि जैसे में हो जाएगा तेल लगा कागज या फिर रबर मतलब कि गुब्बारा वाला जो रबर होता है ना, वो हो गया, ठीक है ना। और घिसा हुआ कांच, ठीक है। ये पारदर्शी, प्रभासी, अपारदर्शी हो चुका है, ठीक है ना। चलिए फिर से हम एक बार क्या करते हैं, पूरा शुरू से अंत तक रिवाइज कर देते हैं कि हम अभी प्रकाश के परिवर्तन वाला चैप्टर में हम लोग क्या सीखे। तो सबसे पहले आप सीखे थे प्रकाश का परिवर्तन था। तो प्रकाश के परिवर्तन में आप सीखे थे प्रकाश। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। वस्तु को देखने के लिए प्रकाश को होना अनिवार्य है, या प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा। फिर आप पढ़े थे परिवर्तन। परिवर्तन का मतलब है टकरा कर वापस लौटना, परिवर्तन। लेकिन प्रकाश का परिवर्तन का मतलब है प्रकाश को टकरा कर वापस लौटना, प्रकाश का परिवर्तन। फिर उसके बाद आप पढ़े थे प्रकाश का परिवर्तन हो चुका। फिर प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत में आप दो स्रोत पढ़े थे, एक था प्राकृतिक, एक था मानव निर्मित। प्राकृतिक जो भगवान के द्वारा पहले से बनाया गया, तो प्राकृतिक जैसे सूर्य तारा, लेकिन चंद्रमा नहीं है, ठीक है ना। आगे मानव निर्मित मतलब जो हम लोग बनाए, मनुष्य बना, उसको क्या कहते हैं? मानव निर्मित। लालटेन है, मोमबत्ती है, बल्ब, वो हो गया का मानव निर्मित। उसके आगे प्रकाश जो है, प्रकाश का जितने भी स्रोत है वो क्या है? विभिन्न प्रकार की ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। जैसे मोमबत्ती है रासायनिक ऊर्जा को बदलता है प्रकाश ऊर्जा में, बल्ब विद्युत ऊर्जा को बदलता है प्रकाश ऊर्जा में, ठीक है ना। उसके बाद आप पढ़े थे का प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु। पर जो प्रकाश निकाले प्रदीप्त, जो प्रकाश नहीं निकाले वो क्या होता है? अप्रदीप्त। फिर पढ़े थे आप प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब होता है कि प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश की किरणें आती है सूक्ष्म कण पर पड़ता है, वो अवशोषित कर लेता है, फिर क्या करता है? चारों ओर बिखरा देता है। इसी प्रकीर्णन के कारण ही हम वैसे वस्तुओं को देख पाते हैं जहाँ प्रकाश सीधा ना भी जाता है, फिर भी हम वस्तु को देख पाते हैं। फिर आप पढ़े थे किरण, ठीक है ना। तो एक सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश को किरण कहते हैं, और किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणपुंज। किरणपुंज आप पढ़े थे 3 प्रकार के, समानांतर, अभिसारी, अपसारी। तो अपसारी में क्या था? एक बिंदु से फैलती चली जाती, अभिसारी में एक बिंदु पर आकर मिलती है, समानांतर में एक दूसरे के समानांतर होता था, ठीक है ना। फिर पढ़े थे आप पारदर्शी, अपारदर्शी, प्रभासी। पारदर्शी में पूर्ण रूप से पार हो गया, अपारदर्शी में पार नहीं होता, थोड़ा सा भी, अपारभासी में क्या होता है? तो बहुत कम मात्रा में पार हो पाता है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें और वीडियो को एक दूसरे दोस्तों को शेयर जरूर करें। अब ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 में आगे और बढ़ाएंगे। इस प्रकार से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके प्रकाश का परिवर्तन को हम पूर्ण रूप से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बाय बाय, धन्यवाद। बीचे